नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। अब देखते हैं कि वैकल्पिक विषय का चुनाव क्यों सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब तक आपको एहसास होगा कि आपने गलत विषय का चुनाव कर लिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसको मैं अपने दो मित्रों के उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा मित्र है चंद्र प्रकाश शर्मा। उसने शुरुआत में दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दो वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता था, अभी एक हो गया है। तो उसने सोशियोलॉजी की भी कोचिंग की, उसने किताबें खरीदी, किताबें पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, उसने पूरी मेहनत की। इसी तरह से उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सारी प्रक्रियाएं की और पेपर दिए। और जब वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलत विषय का चुनाव कर लिया है। तो उसने सब्जेक्ट को चेंज करके और इतिहास विषय ले लिया, और इतिहास विषय के लिए भी फिर से उसको वही सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ी। उसे फिर से वही कोचिंग करनी पड़ी, वही किताबें पढ़नी पड़ी, वही नोट्स बनाने पड़े और उनको रिवाइज करना पड़ा, और उसका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ। और जैसा कहते हैं ना कि आप किसी भी नए विषय में एकदम से महारत हासिल नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, और उसमें फिर कमी रह गई, लेकिन अब उस कमी को सुधारने के लिए उसके पास अटेम्प्ट नहीं बचे थे। इसी तरीके से मेरा मित्र है गोपाल। शुरुआत में उसने फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दो वैकल्पिक विषय लिए थे। उसने भी यही प्रक्रियाएं की, पूरी कोचिंग करी, नोट्स बनाए, किताबें पढ़ी, जम के मेहनत की। और बाद में जब पेपर दिया और वो अच्छा नहीं कर पाया तो उसने रियलाइज हुआ कि मैंने लगता है गलत सब्जेक्ट ले लिया है। तो फिर जब एक विषय आया तो चेंज करके उसने इतिहास विषय लिया, और इतिहास के लिए भी उसको वही प्रक्रियाएं करनी पड़ी। और बाद में जब रियलाइज इतने कम समय में इतिहास तैयार नहीं किया जा सकता है और कुछ कमी रह गई उसमें, लेकिन उस कमी को ठीक करने के लिए उसके पास अब अटेम्प्ट नहीं बचे थे। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। एक बात और जो ध्यान रखने लायक है कि यूपीएससी समय समय पे अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करता रहता है। जैसे पहले दो वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता था, अब एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में यूपीएससी फिर से अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करे, और जब आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करें तो ये जरूर इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि आप ऐसा विषय लें कि जो बदलाव के दौर में आप उससे कुप्रभावित ना हो, बल्कि वो आपको सपोर्ट करे। जैसे कि आप ये समझ लें कि यूपीएससी सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सारी चीजें कभी चेंज नहीं होंगी, ये रहेंगी ही। तो इस तथ्य को भी आप जरूर ध्यान में रखें। अब देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने विषय पढ़े वो आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो यदि आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका निश्चित तौर पे फायदा ये है कि आप उसको पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं, आपको जानकारी होती है उसके बारे में, और आपको तैयार करने में कम समय लगता है। फिर भी स्नातक में पढ़े हुए विषयों का चुनाव करने से पहले कुछ एक तथ्य हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो यूपीएससी का पाठ्यक्रम उठा करके देखें और ये देखें कि जो आपने स्नातक या स्नातकोत्तर में आपने पढ़ा है वो यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है या नहीं करता है। दूसरा, आप 15 सालों के पुराने पेपर उठा करके देखें और उन पेपर को देख करके ये असेस करने की कोशिश करें कि वो प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात, आप ये देखें कि उस विषय के लिए यदि आपको कोचिंग करनी पड़े तो अच्छी कोचिंग उपलब्ध है या नहीं है। चौथी चीज, ये देखें कि उस विषय के लिए पर्याप्त स्टडी मटेरियल उपलब्ध है या नहीं है। एक चीज और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो देखनी चाहिए कि यूपीएससी का उसमें मार्किंग पैटर्न है वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 2-3 सालों में उसका मार्किंग पैटर्न औसत से भी कम रहा है। और यदि इन सभी में आपका वैकल्पिक विषय खरा उतरता है, जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है, यदि वो खरा उतरता है तो आप बिना किसी संदेह के आप उसे चुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसमें यूपीएससी का जो मार्किंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं है, मटेरियल बहुत अच्छा उपलब्ध नहीं है, कोचिंग बहुत अच्छी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए मार्गदर्शन आप ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो उपलब्ध नहीं है,
तो फिर आप जो है, और साथ में आपको जो जो सवाल हैं यूपीएससी में आए हुए हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इसके बारे में फिर से विचार करें। अब देखते हैं कि रुचि के विषय को कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सबसे आदर्श उत्तर इसका यही है कि आप अपने रुचि के विषय का चुनाव करें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में आनंद आएगा और बहुत कम समय में और बहुत कम एफर्ट में आप उस विषय को तैयार कर पाएंगे, और जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। लेकिन यदि व्यवहार में आप देखें तो यदि आपकी जो रुचि का विषय है उसके लिए आपके पास ना कोचिंग है, ना स्टडी मटेरियल है, और दूसरा जो यूपीएससी का मार्किंग पैटर्न है वो भी अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि आप ऐसे विषय का चुनाव करें जिसको पढ़ करके आप यूपीएससी में अच्छे अंक ला सकते हैं। और जहां तक सवाल रुचि का है, तो जब आप विषय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही उसमें रुचि डेवलप हो जाती है। अभी वर्तमान में आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट में भी रुचि आपको पैदा होने के साथ ही डेवलप नहीं हो गई थी, उसको पढ़ के ही आपने रुचि डेवलप की थी। तो यदि आप ऐसा विषय लेते हैं जो स्कोरिंग है, जिसको पढ़ के अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, तो उसमें भी रुचि स्वतः ही डेवलप हो जाएगी। अब देखते हैं कि यदि आपको डायनेमिक और स्टैटिक दो सब्जेक्ट में से चुनाव करना हो तो आप किसे प्राथमिकता देंगे या किसे प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। तो देखते हैं कि डायनेमिक सब्जेक्ट का मतलब क्या है। डायनेमिक सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कुछ एक विषय ऐसे होते हैं जिनके कंटेंट में समय के साथ बदलाव होता रहता है। जैसे कि आप अर्थशास्त्र को लें तो अर्थशास्त्र के आंकड़े हर साल बदल जाते हैं और आपको उसको अपडेट करना होता है, तो ये डायनेमिक सब्जेक्ट है। और स्टैटिक सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसके कंटेंट में कोई बदलाव नहीं होता। आपने एक बार पढ़ लिया, उसको नोट्स बना लिए, और यदि आपने एक बार किसी कारणवश दुर्भाग्यवश आप परीक्षा में फेल कर गए तो अगली बार आपको वही नोट्स काम आ जाएंगे। आपको अपनी कमियों का पता लगाना होगा और उन्हें ठीक करना होगा। बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, बिना ज़्यादा मेहनत के आप परीक्षा में अपीयर हो जाएंगे। तो यदि आपको चुनाव करना हो डायनेमिक और स्टैटिक का, तो मैं कहूँगा कि आप स्टैटिक को प्राथमिकता दें, क्योंकि आप जो चीज़ें अपडेट करने में लगाएंगे उतने समय में तो आप उसको रिवाइज करेंगे, उत्तर लिखने में लगा सकते हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखते हैं कि यदि आपको छोटा पाठ्यक्रम और बड़ा पाठ्यक्रम इन दो के बीच चुनाव करना हो तो आप किसे प्राथमिकता दें। तो यदि आप यूपीएससी का सिलेबस देखें ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो आपको कुछ एक सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसा मिलेगा कि वो एक पेज में समाहित हो जाएगा, और कुछ एक का आपको सिलेबस ऐसा मिलेगा कि वो 3 से 4 पेज में भी समाहित नहीं हो पाएगा। तो किसे प्राथमिकता दें। आपके दिमाग में स्वाभाविक तौर पे विचार आ रहा होगा कि बिल्कुल छोटा, जिसका सिलेबस छोटा है उसे ले लेंगे, उसमें कम मेहनत लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि देखने में सिलेबस छोटा होता है लेकिन उसका एक टॉपिक अपने अंदर 50 सब टॉपिक को समाहित किए होता है। जैसे मान लीजिए कि अर्थशास्त्र में आप सामान्य अध्ययन का ही एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। आर्थिक विकास लिखा हुआ है। आर्थिक विकास में क्या नहीं आ सकता है। आर्थिक विकास में आपका सर्विस सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर, औद्योगिक क्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, बजट, हर चीज आ सकती है। पूरी अर्थशास्त्र आ सकती है, पूरी इकोनॉमिक्स आ सकती है। तो आप समझ लें कि देखने के लिए वो आर्थिक विकास छोटा है लेकिन कितनी सारी चीजों को वो अपने अंदर समाहित किए हुए। इसी तरह से जो सिलेबस बड़ा है, जो देखने में 4 पन्ने में लग रहा है, उसका आप एक लाइन का देखेंगे तो वो पता चला कि उसका मटेरियल सिर्फ 1 पेज का है या आधी पेज का ही है, और उसको तैयार करने में आपको कम समय लगेगा। तो आप इस पे बहुत ज्यादा ना जाएं कि किसका यूपीएससी में सिलेबस कम लिखा हुआ है, किसका ज्यादा लिखा हुआ है। आप तो ये देखें कि किसके संबंध में स्टडी मटेरियल अच्छा उपलब्ध है, कोचिंग अच्छी उपलब्ध है, मार्किंग पैटर्न अच्छा है, समान अध्ययन में कौन काम आने वाला है, और इसके बाद आपकी रुचि किसमें है। अब देखते हैं कि यदि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, जैसे आपने इंजीनियरिंग की है या मेडिकल की पढ़ाई की है या आप लॉ बैकग्राउंड से रहे हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट चुनने चाहिए या नहीं चुनने चाहिए। तो देखिए, यदि आप इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन में जो है आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और आपकी मास्टरी है, तो बिना किसी संदेह के आपको ये सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में इनका मार्किंग पैटर्न बहुत अच्छा रहता है। और कई जो आईएएस या आईपीएस हैं वो इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ सब्जेक्ट लेकर के
चयनित होते हैं। लेकिन बस इतना जरूर ध्यान में रखें कि इसके लिए आपको कोचिंग नहीं मिलेगी और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे या किसी अन्य जगह पे आपको स्टडी मटेरियल इतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जो भी करना है आपको अपने सेल्फ स्टडी के जरिए ही करना है। तो एक बात और जो आप ध्यान में रखें वो ये समझ लें कि आपका कंपटीशन अखिल भारतीय स्तर पे है। तो यदि आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो इसका चुनाव करें, अन्यथा नहीं। अब देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंफ्यूज है, तो क्या करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप थोड़े समय के लिए अपने निर्णय को पोस्टपोन कर दें। आप एनसीईआरटी की किताबें उठाएं, एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ें, 6ठी से लेकर के 12वीं तक की। आपको पढ़ने के बाद आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। खासकर ये उनके लिए है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल या लॉ बैकग्राउंड से हैं और दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मानविकी विषय की जानकारी ज्यादा नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाएं और उनको पढ़ना शुरू करें। आपको धीरे धीरे जब उसमें समझ बढ़ती जाएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आप फिर उसमें यही देख लें कि जिसका मार्किंग पैटर्न अच्छा हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और जिसके लिए स्टडी मटेरियल और कोचिंग अच्छी उपलब्ध हो, वही उसमें से एक का चुनाव आप कर लें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सोच समझ कर निर्णय लें। जब आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करें तो बहुत जितना सोच विचार करना है आप कर लें, जितना आपको गुणा भाग करना है आप लगा लें, लेकिन एक बार चुनाव कर लें, उसकी तैयारी कर लें, तो फिर आप किसी भी हालत में उस वैकल्पिक विषय को चेंज ना करें, क्योंकि उसी वैकल्पिक विषय को लेकर के दूसरे अभ्यर्थी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं और उसी के दम पे वो आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं। मेरे ही बैच में मैं बताऊं कि जिस समय पे लोक प्रशासन की स्थिति बहुत बुरी थी, लोगों के 2 डिजिट में अंक आ रहे थे, तो मेरे कई साथी हैं जिन्होंने लोक प्रशासन में बहुत अच्छा स्कोर किया था और उसकी वजह से वो आईपीएस बने थे। तो जब दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। गलती ये होती है हमसे, हमारी तैयारी के दौरान हमसे कमी रह गई है, हम उसको ठीक करने के बजाय और ऑप्शनल सब्जेक्ट बदलने की तरफ ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि नए सब्जेक्ट पढ़ने में हमें फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें गलती नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि एक बार निर्णय लें और अपने निर्णय पे अडिग रहें और उसे सही साबित करें। उम्मीद है कि वीडियो देख करके आपको कुछ फायदा हुआ होगा और आपको कुछ इंसाइट मिली होगी जिसके आधार पे आप निर्णय ले पाएंगे। यदि आपको वीडियो ये उपयोगी लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।